5 अप्रैल 1943 की बात है, जब 3 ब्राजीलियन फिशरमैन समुंदर में अपनी नाव से ब्राजील सी कोस्ट से करीब 9 मील दूर थे। तभी उन्होंने कुछ अजीब सी चीज देखी, और जब उन लोगों ने उस तरफ जाने के लिए अपनी नाव मोड़ी, इसके बाद तीनों फिशरमैन ने जो देखा, उससे उनका दिमाग हिल गया। तीनों को यकीन नहीं हो रहा था कि अथाह समुंदर के बीच में एक कमजोर सा, टूटा फूटा हुआ लकड़ी का बेड़ा, और उस पर खड़ा एक इंसान, जो अपने सर के ऊपर एक फटी हुई शर्ट को हवा में लहराते हुए नाच रहा था और किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ गा रहा था। खैर, फिर ये लोग इस आदमी की मदद करते हैं, और कुछ दिन बाद एक ट्रांसलेटर की हेल्प से मछुआरों को उसका नाम पता चलता है कि उस आदमी का नाम पूर्णलिम है, और वो एक चाइनीज है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि पूर्णलिम पिछले 133 दिनों से समुद्र में अकेला भटक रहा था। लेकिन पूर्णलिम की ये कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। उसकी कहानी शुरू होती है 8 मार्च 1918 से, जब पूर्णलिम चीन के हेनन आइलैंड पर पैदा हुए थे। उस वक्त वर्ल्ड वॉर वन अपने पीक पर था और दुनिया इसकी आग में जल रही थी। दूसरी तरफ एक ग्लोबल फ्लू पैंडेमिक लाखों लोगों को मार रहा था। बाहरी दुनिया में हो रहे इन अफरा तफरी के बावजूद लिम की फैमिली बेबू गल्फ में मछली पकड़ते हुए शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। अब आता है 1920 का दशक, और उसके साथ आया एक डर, और इस डिकेड के लास्ट तक जापानीज इन्वेजन का साया चीन पर भी मंडराने लगा था। इसके साथ लिम फैमिली, जो अब तक एक पीसफुल लाइफ जी रही थी, अब उनका फ्यूचर भी अनसर्टेन हो गया था। और लिम के पिता को डर था कि अगर उनका बेटा आर्मी ज्वाइन करके फॉरेन इन्वेडर्स के अगेंस्ट लड़ने जाएगा तो वो शायद कभी जिंदा वापस नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली को मलेशिया ले जाने का फैसला किया, जहां वो लोग जल्दी ही सेटल डाउन भी हो गए और फिर से मछली पकड़कर अपना गुजारा करने लगे। लेकिन जैसे जैसे लिम बड़ा होता गया, वो अपनी इस लाइफ से खुश नहीं था। उसका मन वहां नहीं लगता। उसे ये लाइफ बोरिंग और सफोकेटिंग लगता था। जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ, तो उसके अंदर भी दुश्मन देश के खिलाफ लड़ने की आग जलने लगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जापानीज इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट लड़ाई में हिस्सा लेगा। इसलिए फाइनली उसने अपनी फैमिली और अपनी शांत जिंदगी को पीछे छोड़कर ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में एक कैबिन बॉय बन गया। समुद्र पर बिताई जिंदगी ने लिम को पहली बार आजादी का एहसास कराया। लेकिन ये आजादी वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। ये उसकी उम्मीदों से काफी अलग थी। कुछ ही दिनों में उसे ये एहसास हुआ कि ये उसके लिए बस एक और जेल ही है। वहां उसे एशियन होने की कीमत चुकानी पड़ी। वो और उसके साथ काम करने वाले एशियन ओरिजिन के वर्कर्स को आमतौर पर सबसे खराब कामों पर लगाया जाता था। ऐसे काम जिसमें सैलरी भी सबसे कम होती थी, और उन लोगों को ब्रिटिश ऑफिसर्स और सेलर से कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। ये सब सहते हुए जब 1937 आया, तब तक लिम का सब्र आखिरकार जवाब दे चुका था। इसीलिए उसने फैसला किया कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए यहां से कहीं और चले जाना ही उसके लिए अच्छा होगा। उसने कैबिन बॉय वाली नौकरी छोड़ दी और कुछ साल हांगकांग में एक मैकेनिक के तौर पर काम किया। लेकिन लेट 1941 में एक और जापानीज इन्वेजन की आहट हुई और लिम फिर से समुद्र की ओर खींचा चला गया। पिछले कुछ ही सालों में लिम समहाउ कई सारे जापानीज अटैक्स से बच निकला था। लेकिन उसकी किस्मत का फैसला तब हो गया जब 1942 के स्टार्टिंग में वो अलाइड फोर्सेस के लिए सप्लाई ले जाने वाला बेनलोमोंड नाम के एक आर्म्ड मर्चेंट शिप, जो कि 420 फीट लंबा और 5400 टन वजन वाले इस जहाज में ट्रेजरर के तौर पर काम करने लगा। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये ट्रांसपोर्ट शिप दुनिया भर में एलाइड फोर्सेस को रेगुलरली सप्लाईज पहुंचाने का काम करता था। 23 नवंबर 1942 को शिप बेनलोमेंट, जो साउथ अफ्रीका के केप टाउन से सूरीनाम तक की अपनी 2 हफ्ते की यात्रा लगभग पूरी कर चुका था। हालांकि वहां से न्यूयॉर्क सिटी पहुंचने के लिए उसे अभी भी लगभग 1500 मील का सफर तय करना बाकी था। जहाज समुद्र में अकेला और धीमा था, और एक ऐसे रास्ते पर था जहां जर्मन सबमरीन मौत की तरह घुमा करती थीं। भले ही बेनलोमंड एक आर्म्ड शिप था, लेकिन उसके पास सिर्फ छोटे कैलिबर के हथियार थे। इसलिए वहां मौजूद हर कोई जानता था कि अगर सामने से किसी एनिमी वॉरशिप या सबमरीन से सामना हुआ तो बचने की उम्मीद काफी कम होगी। बेनलोमोंड एक तो पहले से स्लो था, और ऊपर से उस दिन उसके बैलेस्ट टैंक में हजारों गैलन सी वाटर भरा गया था, ताकि तूफानी समुद्र में उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। हालात और भी खराब इसलिए थी क्योंकि ये शिप अकेले एक ऐसे सप्लाई रूट से गुजर रहा था जहां जर्मन सबमरीन फ्रीक्वेंटली पेट्रोलिंग किया करती थीं। तभी दोपहर के ठीक 2 बजे एक जर्मन यू बोट सबमरीन ने बेनलोमंड को देख लिया। जर्मन सबमरीन के कैप्टन ने इमीडिएटली जहाज को मैसेज भेजा, और जंग में माहिर क्रू तुरंत एक्शन में आ गया। और बिना किसी वार्निंग के कुछ ही देर बाद पानी के नीचे सबमरीन की ट्यूब से 2 बड़े अप्रोक्सीमेटली 2 फुट डायमीटर वाले टॉर्पीडोज को लिम की इस शिप को टारगेट करके लॉन्च कर दिया। टॉर्पीडो धीरे धीरे बेनलोमंड की तरफ बढ़ने लगा, जो कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही था।
दोनों टॉर्पीडोज जहाज के वाटरलाइन के नीचे वाले हिस्से से टकराया और एक जोर का धमाका हुआ। और अचानक हुए इस हमले की वजह से कुछ ही सेकंड में जहाज टूट गया और शिप पर मौजूद लोगों में से लगभग सारे या तो एक्सप्लोजन में मारे गए या फिर कुछ ही पलों में जहाज के साथ समुद्र में डूब गए। बेनलोमोंड डूब गया और इस पूरी अफरा तफरी के बीच जान बचाने की कोशिश में लिम की किस्मत ने उसका साथ दिया और लिम पास में रखा एक लाइफ जैकेट किसी तरह पकड़ने में कामयाब रहा। उसने लाइफ जैकेट पकड़ी और समंदर में कूद गया और डूबते जहाज और अपनी मौत से दूर तैरता चला गया। लेकिन इस पहले डिजास्टर से बचने के बाद भी सच्चाई ये थी कि वो अब अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पूरी तरह अकेला था। शौक और सदमे में डूबा लिम घंटों तक पानी में तैरता रहा जब तक कि थक हार कर उसका शरीर जवाब देने लगा और दिमाग हार मानने लगा। फिर बिल्कुल जब वो सारी उम्मीद छोड़ने ही वाला था, तभी अंधेरे में उसकी नजर एक खाली 8 बाय 8 फीट की लकड़ी के बेरे पर पड़ी जो किसी तरह शायद उस भयानक तबाही से बचा हुआ था। अब रात गहराने लगी थी। आसपास कोई और नहीं था, बस हर तरफ दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी। और यहीं से लिम का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला डरावना सफर शुरू हो गया था। और यही समुंदर अब उसकी नई दुनिया भी बनने वाला था। वो सीधी लाइन में सबसे नियरेस्ट लैंड से करीब 250 मील साउथ में था, लेकिन वेस्ट की ओर धीरे धीरे बहने वाला करंट उसे ब्राजील के नॉर्दर्न कोस्ट की ओर धकेल रहा था, जो उससे भी दुगना दूर था। फॉर्च्यूनेटली जो राफ्ट लिम को मिला था उसमें एक छोटा सा सर्वाइवल किट भी था। इस किट में एक फ्लेयर गन, 2 इलेक्ट्रिक कुकर, एक टूटा हुआ फ्लैशलाइट, कुछ चॉकलेट बार्स, शुगर क्यूब्स का एक थैला और 11 गैलन फ्रेश वाटर जार था। शुरू में लिम को यही लगा कि मर्चेंट नेवी जल्दी ही उसे ढूंढ लेगी। आखिर बेनलोमोंड डूब चुका था और बेस पर मौजूद हर किसी को उसके रूट और टाइमिंग के बारे में पता था, इसलिए किसी रेस्क्यू टीम का वहां पहुंचना तो तय था। वहीं दूसरी तरफ उसके दिमाग के किसी कोने में एक डर यह भी था कि उसके पास जो रिसोर्सेज मौजूद है वो लिमिटेड ही हैं और इतने बड़े जंग के माहौल में इतने छोटे से जहाज के डूब जाने की घटना शायद ही किसी के लिए कोई खास मायने रखती हो। वर्स्ट केस सिनारियो को सोचकर जो खाने पीने और जिंदा रहने का सामान उसके पास उस राफ्ट में था, उसने उसे बचाना शुरू किया। जब भी बारिश होती, वो बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा करता। जहाज डूबने के कुछ दिनों बाद राफ्ट पर बैठे और अपने सामने फैले अथाह समंदर को घूरते हुए लिम को यह एहसास हुआ कि इस मुश्किल से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को संभाले रखना और उसके पास बची खुची जो भी चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके अपनी जान बचाना। और फिर उसका बचपन काम आया। लिम एक फिशरमैन का बेटा था और उसने अपना पूरा बचपन मछुआरे की तरह ट्रेनिंग करते हुए ही बिताया था। इसलिए उसे पता था कि समुंदर उसे तब तक खाना देता रहेगा जब तक कोई उसे बचाने नहीं आ जाता। उसने जल्दी से अपने सप्लाईज के स्टॉक का जायजा लिया, फिर कॉपर वायर से मछली पकड़ने के लिए फिशिंग लाइन बनाया और अपने बोट से निकली कीलों से हुक बनाया। बिस्किट के टुकड़ों को आटे की तरह गूंथकर मछली के लिए चारा बनाया और उसे अपने बनाए हुए हुक के चारों तरफ लपेटा, फिर पानी में डाल दिया। ज्यादा देर नहीं लगी कि लिम ने अपनी पहली मछली पकड़ ली। फिर उसने एक तेज टिन के ढक्कन से मछली को छीला, काटा और वहीं उसे खा लिया। बाद में उसने उसी मछली की खाल, सिर और इंटरनल पार्ट्स का यूज और ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए किया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये सिचुएशन और कब तक रहेगा। इसलिए उसने कुछ मांस धूप में भी सुखा लिया ताकि वो उसे बाद में खा सके। अगले कुछ दिन और फिर हफ्तों तक लिम लगातार भयंकर तूफानों और तेज हवाओं से जूझते रहे। कम से कम ऐसा लगा कि भले ही खाना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी रेस्क्यू का इंतजार करते हुए वो हमेशा किसी न किसी तरह खाना पकाने का कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे। इसके बाद के दिनों में भी लिम पर स्टॉर्म्स और तूफानी हवाओं का कहर लगातार जारी रहा और अक्सर उसकी बनाई सारी चीजें, जिसमें उनकी सूखी मछलियां भी शामिल थीं, वो सब उनकी छोटी सी नाव से बहकर विशाल तूफानी लहरों के साथ पानी में समा जाता। कभी कभी लिम इतना भूखा, डिहाइड्रेटेड और डिप्रेस्ड हो जाता था कि सिर्फ जागते रहने में उसकी सारी एनर्जी लग जाती थी। फिर सिचुएशन तब और खराब हो गया जब लिम का राफ्ट जहां था वहां से मछलियां बिना किसी ट्रेस के अचानक से कहीं गायब हो गई। इसीलिए जब उसका खाना और पानी कम होने लगा तो मजबूरी में जिंदा रहने के लिए उसने अपने राफ्ट के आसपास मंडरा रहे सीगल को पकड़ना शुरू कर दिया। पहली बार सीगल को कच्चा खाने में उसे थोड़ा हेजिटेशन तो फील हो ही रहा था, इसलिए उसने सीगल के मांस को क्रिस्पी लेदर लाइक चिप्स की तरह बनाया। फिर उसे खाने से पहले धूप में पूरी तरह सूखने का इंतजार किया। इसके अलावा उसने सीगल के इनएडिबल पार्ट्स का यूज अपने अगले शिकार के चारे की तरह किया। साथ ही मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए सीगल का खून पानी में डाल दिया और ये एक ऐसा तरीका था जिससे लिम ने कुछ छोटे शार्क को भी पकड़ा। इन सब के बीच उसकी भूख और प्यास दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वो सूरज की तेज गर्मी से बुरी तरह झुलस गया था और साथ ही लगातार सी सिकनेस से भी स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जो लोग उसे बचा सकते थे उसने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की। उससे पहले एक बड़ा कार्गो शिप उसके राफ्ट के काफी करीब से गुजरा।
और उस शिप के क्रू मेंबर डेक पर भी आए और उन लोगों ने लिम को देखा और उसके हेल्प की चीख भी सुनी। लेकिन जब लिम ने हेल्प के लिए चिल्लाया तो उन लोगों ने उसे इग्नोर कर दिया और वो कार्गो शिप अपनी उसी स्पीड से चलता रहा जैसे उन लोगों को लिम बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा हो। वहीं बेनलोमोंट पर अपने साथ हुए मिसट्रीटमेंट को सोचकर लिम को लगा कि इस शिप के क्रू ने उसकी मदद इसीलिए नहीं की क्योंकि वो एक चाइनीज था, या शायद उन्हें लगा वो एक जापानीज सेलर है, क्योंकि उस दौर में जर्मन यू बोट्स के क्रू अक्सर पानी में नकली सर्वाइवर्स को छोड़ते थे ताकि जो उसे बचाने आए उन्हें वो अपने टॉर्पीडो की रेंज में फंसाकर उन जहाजों को निशाना बना सके। इसलिए कई सारे मर्चेंट शिप्स को ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि किसी को बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, चाहे वो किसी भी देश के सिटीजन क्यों ना हो। फिर यूएस नेवी के प्लेन्स भी लिम के ऊपर से गुजरा। उनमें से एक ने उसके पास एक बॉय भी गिराया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तभी एक तूफान आया और उस बॉय को दूर बहा ले गया। इससे पहले कि प्लेन का क्रू हेल्प के लिए वापस लौट पाता, वो एक बार फिर नजर से दूर हो गया। यहां तक कि एक जर्मन यू बोट ने भी उसे देखा। शायद ये वही यू बोट था जिसने बेनलोमोंट को डुबोया था, और इस बोट का क्रू पनडुब्बी के डेक से सीगल्स पर गोली चलाने के लिए थोड़ा ब्रेक ले रहा था। इसी दौरान उनकी नजर लिम पर पड़ी। फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की जरा भी कोशिश नहीं की। अब इतने सारे क्लोज एनकाउंटर्स के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकलने से लिम की उम्मीद टूट चुकी थी। उसे यकीन हो गया था कि अब तो मौत आएगी, वो भी दर्दनाक और धीरे धीरे, या तो पानी की कमी से या भूख से। लेकिन तभी मिराक्युलसली उसने देखा कि पानी का रंग नीले से हरा और मटमैला हो रहा है। लिम समझ गया कि ये जमीन के करीब होने का साइन था। इसका मतलब था कि पानी अब पहले से कम गहरा है और वो अब जमीन के काफी करीब है। और फिर 5 अप्रैल 1943 को बेनलोमोंट डूबने के 133 दिनों बाद उसने दूर एक छोटी मछली पकड़ने वाली नाव देखी जो पानी में ऊपर नीचे हो रही थी। वो वही 3 ब्राजीलियन फिशरमैन की बोट थी जिसने उसे रेस्क्यू किया था। कुल मिलाकर लिम ने अटलांटिक ओशन में करीब 5 महीने बिताए थे। उसका 20 पाउंड वजन कम हो गया था। वो डिहाइड्रेशन और मालन्यूट्रिशन का बुरी तरह शिकार हो चुका था। वो बस किसी तरह जिंदा था। खैर, 1 महीने तक ब्राजील के एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स भी हैरान थे कि जो कुछ उसने झेला था, उसके बाद भी उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक कैसे थी। इसके बाद दुनिया ने एक नाम सुना, पूर्ण लिम। जब उनकी कहानी सामने आई तो हैनन आइलैंड का ये मामूली सा फिशरमैन रातों रात इंटरनेशनल सेंसेशन बन गया। लिम की इस नई नई फेम का फायदा उठाने के लिए ब्रिटिश कॉन्सुल ने 1943 में उन्हें लंदन भेजने का अरेंजमेंट किया। अब तक उनकी कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इसके बाद किंग जॉर्ज फोर्थ ने मर्चेंट नेवी में उनकी सर्विस के लिए लिम को ब्रिटिश एम्पायर मेडल से ऑनर किया। इसके साथ समुद्र में जिंदा रहने की उनकी सर्वाइवल टेक्निक को रॉयल नेवी के मैनुअल्स में भी शामिल किया गया। इसके बाद लिम ने एक इंटरनेशनल स्पीकिंग टूर शुरू किया जिसमें उन्होंने दुनिया भर के ऑडियंस को अपनी सर्वाइवल की हॉरर स्टोरी सुनाई। बाद में उन्होंने अमेरिका में सेटल होने का डिसीजन लिया, लेकिन शुरू में उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिली क्योंकि उस साल चाइनीज इमिग्रेंट्स के लिए कोटा फुल हो चुका था। लेकिन थैंकफुली वॉशिंगटन स्टेट के सीनेटर वॉरेन मैग्नुसन ने लिम के केस को रिकमेंडेशन दी। खैर, जब मीडिया ने उन्हें बताया कि इतिहास में किसी ने भी समुद्र में राफ्ट पर उनसे ज्यादा वक्त नहीं बिताया है, तब लिम ने एक बात कही थी। उन्होंने बड़ा फेमस सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे वो उम्मीद करते हैं कि कोई कभी ब्रेक ना करे। पूर्ण लिम ने अपनी बाकी की जिंदगी ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में बिताई और 1991 में 72 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर भी उनकी कहानी आज भी समुद्र में तैरती है। मेरी नजर में ये समुद्र में खो गई उन लेसर नोन स्टोरीज में से एक है। कम से कम मेरे लिए तो ये एक ऐसी कहानी है जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी।